इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कृष्ण भाई राम राम। विनोद भाई आपने भी राम राम। और कार्यक्रम किसान वाणी सुननी है सब बन भैया ना हमारी राम राम। और कृष्ण भाई खेत कार का तो काम चल रहा होगा ना बढ़िया तरीका? बिल्कुल विनोद भाई, देखिए खेत कार का तो न्यू है कि जो अपनी गेहूं है ना वो भी देखो तकरीबन हमने तो उठा ली, मतलब कि सारा सोना अच्छी तरह बिखेर लिया। बिल्कुल सारा इकट्ठा कर लिया। और ईब जो है ना थोड़ा सा घास फूस का भी तैयारी कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि भाई क्यों ना जो है ना अपने डांगरा खातर गुआर की फसल बोले, गवार की। और मतलब कि फसल लेने के बाद फिर पानी तो अच्छी तरह छोड़ दिया होगा, कितनी बिल्कुल गच कर दिया होगा, बिल्कुल, ताकि पड़ेवा कर दिया, पत्थर आ जाएगी उसने बात देंगे और उसके बाद भाई गुआर बोलेंगे। क्योंकि देखो डांगरा खातर भी तो भोजन चाहिए ना कुछ डांगरा का। भाई जब क्या करे, दूध दही का खाना वो मेरा हरियाणा। हाँ। तो दूध दही जब होगा जब भाई पशुओं का भी हम ध्यान रखेंगे। बिल्कुल। तो आज फिर चर्चा इससे की कर लेते हैं। बिल्कुल करेंगे। तो आज गवार की बिजाई के बारे में बात करते हैं कि बजाई हमने गवार की बिजाई किस प्रकार से करे। तो कृष्ण भाई देखो, जो सूखे को सहन करने के कारण जो कई वर्षा पर निर्भर इलाके हैं उसमें गवार एक बहुत बढ़िया मूल्यवान पौष्टिक चारे की फसल से जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति ने भी बढ़ाती है और इसको अकेले या ज्वार और बाजरा के साथ मिलवा कर भी हम इसमें बो सके। तो किस्म की बात करें इसमें पहले। बिल्कुल। तो इसकी जब किस्म की बात करें तो इसमें HFG 156 या एक लंबी और शाखादार खुरदरी पत्ती वाली जो किस्म से है, और इसकी जो पत्तियां के किनारे हैं वो कटे हुए से हुआ है। अच्छा। और या जो बोने के बाद चारे तई या अगर जो बात करें तो 70 दिन के भीतर या तैयार हो जाती है। और गवार की जो बैक्टीरियल ब्लाइट बीमारी की या प्रतिरोधी है, तो इसकी हरे चारे की औसतन उपज की बात करते हैं 130 से 140 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें हम ले ले। विनोद भाई देखिए, ये तो अपना जिक्र करें कि कौन सी किस्म का मौसम ईब आ रहा है। और ईब जो है ना हम जिक्र यो भी कर रहे हैं कि भी खेत भी तैयार करना। हाँ, यो जरूरी। हाँ देखो, अगर ग्वार की खेती खातर भाई एक तो अच्छी जल निकासी वाली अपना जमीन लेनी है, ताकि उसमें भाई पानी खड़ा रहेगा तो बोवेंगे तो जमेगी नहीं, और जमेगी तो भाई कई फिर देखे कि जब पानी खड़ा रहेगा फिर वो हो सका भाई गल भी सका। तो इस करके जो है ना भाई ग्वार की खेती खातर एक तो अच्छी जल निकासी वाली जमीन जो है ना अपना देखनी है। दूसरा हल्की देखनी है कि भी अच्छी हल्की भी हो, और 1 या 2 जुताइयाँ भाई सुहागे के बाद अच्छी तरह तैयारी करने की भी जरूरत पड़ेगी इसमें। और इसी की जो भाई देखा है कि जो बिजाई का टाइम है वो तो आजकल देखो चल ही रहा है कि अब जो है ना अप्रैल का महीना है और यो लगभग विनोद भाई मध्य जुलाई से लेकर तक जो है ना हमने इसकी बिजाई कर भी लेनी चाहिए, क्योंकि आगे आगे देखा है कि लेट हो जाएंगे। तो इस करके जो है बिल्कुल तंता रहा है कि भाई गेहूँ जो है ना आपने उठा ली होगी, हो सके तो भाई जिस 1 आधे किले की जितनी अपना बोनी है उसमें पड़ेवा कर दो और तुरंत जो है ना भाई उसके बाद 72 आने पर उसमें बो दो। बिल्कुल। और इसी तरह इब बीज और उसकी बिजाई की बात कर लेते हैं। इसमें HFG 156 जो हमने बताई थी, इसके लिए 16 किलोग्राम बीज 1 एकड़ के लिए इसमें पर्याप्त है। और बीज को सिंचित क्षेत्रों में जो केरा और बरानी क्षेत्रों में पोरा विधि के द्वारा हम कतारों के बीच में 30 सेंटीमीटर फासला रख कर इसने बोते हैं। और बीज के जब टिक्के की बात करें तो बीज को इस फसल के लिए तैयार किए गए
राइजोबियम के टिक्के तय उपचारित इसमें हमने करना चाहिए। और यानी कि विनोद भाई जब आप बीज बोगे तो बीज बोने से पहला उस बीज ना अच्छी तरह जो राइजोबियम का जो टिक्का है वो लेकर उसमें मिलाना है और उसको भाई फिर छाया में सुखा दो, अगले दिन जाकर खेत में उसने बोलियो। बिल्कुल। और उर्वरक की भी बात कर लेते हैं, वो इंग्लिश में क्या करें, फर्टिलाइजर है। तो उर्वरक की जो बात करें तो इसमें 20 किलोग्राम फास्फोरस यानी 125 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट व 8 किलो नाइट्रोजन प्रति एकड़ के हिसाब से बिजाई के टाइम इसमें डालनी चाहिए। और निम्न व मध्यम पोटाश सत्र वाली जो ज़मीन में 8 किलोग्राम पोटाश यानी 16 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश 60% भी प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें बिजाई के टाइम डालना चाहिए। और सिंचाई की बात करें तो इसमें बिल्कुल विनोद भाई देखिए कि सिंचाई जब बोली है तो भाई थोड़ी बहुत ही जब वो आ जाएगी ना, उग जाएगी, फिर इसमें कई ग्राम भाई पानी तो देना पड़ेगा, नहीं तो और भी सूख जाएगी वो, क्योंकि मौसम भी गर्मी का चल रहा है। तो अगेती बीजी गई जो फसल है ना उस खातर भाइयों देखो 1-2 सिंचाई की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि गर्मी का मौसम है। जबकि जुलाई में बीजी गई फसल को कोई भाई पानी देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जुलाई अगस्त आगे तो देखा है कि बारिश का मौसम आ जाए और बारिश के मौसम में तो फिर कम जरूरत पड़ेगी पानी की। बिल्कुल। तो इस करके भाई जो शुरू में जो है ना बोवेंगे अगेती तो उसमें आपने 1-2 बार पानी देना है और जुलाई ते अगले महीना जुलाई अगस्त में जाके आपने पानी की इतनी मात्रा की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसमें कई बार ये भी देखा है कि विनोद भाई थोड़े बहुत कीड़े भी लग जाए इसमें। हाँ, कौन सा कीड़ा है भाई? हरा तेला। अच्छा, इसने हरा तेला शुरू में नुकसान करा है और इसका जो इलाज है लोबिया में जिस तरह तरीके कई बार बताई है इसमें वो हमने ध्यान रखना चाहिए। और भाई देखो जो ये जो कीड़े की जिस तरह हम बता रहे हैं ना इसमें भाई ज़रूर हमने ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी फसल हो अगर जो उसमें हम ना ध्यान रखेंगे तो भाई वो फिर नुकसान तय उठावेंगे। और इसलिए इसमें जो हम बता रहे कि सूखे मौसम में इस फसल पर जो हरा तेला है वो आक्रमण करा है और इसकी रोकथाम तय हमने 200 मिलीलीटर मेलाथियन 50 EC को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ हाथ से चलने वाले जो स्प्रेयर तय छिड़काव इसका करना चाहिए। और जिस तरह भाई इस फसल में हम अपनी बचा सके हरे तेल लेते हैं। तो यह हमने बात करी कृष्ण भाई गवार की बिजाई की। दूसरी चर्चा ले ले हुए आज की जो नसीहत में मधुमक्खी वंशों के लिए कृत्रिम भोजन व उसका महत्व, लेकिन उससे पहले भाई मौसम बता देते और कल और परसों के कार्यक्रम भी बता देते। तो कृष्ण भाई जो आज का अधिकतम तापमान 41 डिग्री और जो न्यूनतम की बात करें तो 22 डिग्री, इसी तरह जो आने वाले जो 24 घंटे की हम बात करें तो इसमें अधिकतम 42 और जो न्यूनतम है 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कुल मिलाकर मौसम साफ रहा होगा भाई। देखो तब ती धूप तक लग गए हैं। और कल के कार्यक्रम की बात करें तो कृष्ण भाई देखिए विनोद भाई कल वैसे तो रविवार है, कार्यक्रम रहा है हमारा थारी चिट्ठी मारेगी, लेकिन जो आने वाला सोमवार है ना हाँ। उस दिन हम चर्चा करेंगे आजकल के दिनों में पशुओं की देखभाल करने पर। और आज की नसीहत में हम बात करेंगे फसलों में देसी खाद के महत्व पर। तो कृष्ण भाई देखो आज की नसीहत बता दी। एक आज की नसीहत में हम भी बात करेंगे मधुमक्खी वंशों के लिए कृत्रिम भोजन में उसके महत्व के बारे में, लेकिन भाई कुछ पहले हम लोकगीत सुना दे, मनोरंजन भी जरूरी है और काम की गेला जब लोकगीत भी होता है और बढ़िया लगे से। तो सुनते हैं ये लोकगीत। उठ बेटा रोता से कमरे किसी निंद्रा सोवे रे गोजा के मलास लिए तेरी माता रोवे रे
पलट जी एक पहर में, दुख विपता में जान मेरी किसी आगी कहर में, माता ते तेरे दौरे से पिता बरना नहर में, ओ बरना नहर में, पिता तेरा काले भंगी के, पिता तेरा काले भंगी के, पानी डोवे रे वो जाके मला चलिए तेरी माता रोवे रे, उठ बेटा रोता से कमर किसी निद्रा सोवे रे। के बोलन आले को न जोश जबान में, मालिक ने मैं आन लूटली चोर मैदान में, जग पर लोसी होती आवे मुल्क जहान में, ओ मुल्क जहान में, मानस की के पार बसावे, मानस की के पार बसावे, जब ईश्वर खोवे रे गोजा के मला चले तेरी माता रोवे रे, उठ बेटा रोता से कमर किसी निद्रा सोवे रे। हाथ पैर धरे देख लिया किते सांस भी कोना, काले आला मेरा बेटा रो सांस भी कोना, पहल में आला बेटे में प्रकाश भी कोना, बेटे रे तेरे जीने की कती आस भी कोना, ओ आस भी कोना, अपने बेटे के धोरे बैठ के, अपने बेटे के धोरे बैठ के, वनाड़ी टोवे रे वो जाके मला चलिए तेरे माता रोवे रे, उठ बेटा रोता से कमर किसी निद्रा सोवे रे। बेटे तेरा मरना सुन के जड़ी चेहरे की लाली, तेरी ओढ़ का रंज घना में तेरे फिक्र में खाली, इतनी सुन के गुस्से के माँ बरा बाग का मारी, था बेटे की लाश में तारा शमशाना में चली रे, शमशाना में चली, लक्ष्मी चंद छंद के माँ, लक्ष्मी चंद छंद के माँ, जिसे मोती पोवे रे वो जाके लाश लिए तेरी माता रोवे रे, उठ
कृष्ण भाई रागनी तो बहुत बढ़िया सुना दिया आपने। और अब बात कर लेते हैं आज की नसीहत के बारे में। और आज का जो विषय हम लेकर आए मधुमक्खी वंशों के लिए कृत्रिम भोजन व उसका महत्व। जी देखिए विनोद भाई, जिस तरह आपने जिक्र करा है कि मधुमक्खियों के लिए जो कृत्रिम भोजन है ना, जिस तरह भोजन तो देखो आप भी खाओ और पशु भी खावा, लेकिन इसके साथ साथ जैसे आप मधुमक्खियों का जिक्र कर रहे हैं तो भोजन तो इन्हें ना भी चाहिए। हर चीज को जो है ना जीवित रहने खातिर भोजन की जरूरत तो जरूर पड़ेगी। लेकिन जहां तक संभव हो सका है तो जो मधुमक्खी है ना अपने परिवार के पालन पोषण खातिर भाई देखो, एक तो आप फुल्ला ते लेवेंगी पराग, वो तो अपने आप पे ले लेवे। हाँ, और गेला इकट्ठा करेंगी मकरंद। और लेकिन कई ऐसी परिस्थितियां आ जाए उनमें कि जो मधुमक्खी है ना प्राकृतिक में जो मकरंद है या पराग है उन्होंने कई बार मिलता भी नहीं है। और मिलने भी किस तरह कृष्ण भाई, देखो हम कई बार कहते हैं कि भाई रासायनिक खाद्यों का हमने कम इस्तेमाल करना चाहिए। अब हमारी जो भूमि इसी हो रही है कि भाई कति बंजर भूमि होती जा रही है और कई फसल इसी से वो होनी बंद भी होगी है। तो हम कई बार कहते हैं ना भाई माटी की जांच होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और रासायनिक के बजाय भाई जो देसी खाद वो अपनानी चाहिए। तो अब जो बात करें तो जो एक टाइम मतलब भाई जो मधुमक्खी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आज भी अगर जो हम तरीके तो इसका जो व्यवसाय करें तो बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा हुआ है। देखिए विनोद भाई, अगर मधुमक्खियां ना टाइम पर खाना नहीं मिलेगा तो भाई देखो उनका जो दूसरा तरीका रहेगा ना, आप उन्हें ना देवेंगे फिर कृत्रिम भोजन। अच्छा, वो किस तरह देंगे? आप उसना एक तो चीनी की जो चाशनी है ना वो बनानी पड़ेगी और उसका जो पराग वाला भोजन है वो पूरा करना पड़ेगा। तो जिस करके जो है ना वो जो चीनी की चाशनी है ना वो देनी बड़ी जरूरी है इसको। और मधुमक्खी जोनसी भी है ना और उसके जो बच्चे हैं छोटे शिशु हैं उनकी बढ़वार खातर भी देखो मकरंद भी चाहिए उन्हें और पराग भी बहुत जरूरी है उनके खातिर। बिल्कुल, क्योंकि मकरंद उन्हें ऊर्जा मिलेगी और पराग उन्हें प्रोटीन मिला और जो उनके शरीर खातर भाई बहुत ही सहायक है। और इसी तरह कृष्ण भाई जो पराग खानित जो कमेरी मधुमक्खी है वह हाइपोफेरिजियल और जो मैंडिबुलर ग्रंथियों का विकास होता है जिनसे निकले हुए श्वास यानी जो सफ़ेद दूध रस को शिशु को खिलाया जाता है। और जो मधुमक्खियाँ है उन्हीं फूलों से भोजन इकट्ठी करे है जो विषैले ना हो और जिन पर मकरंद और पराग प्रचुर मात्रा में मिल रहे। और पराग और मकरंद के जो फूल जड़ा वर्षा भर सुगमता तय बहुत ज़्यादा होते हैं, आसानी तक मिल जाए, उस क्षेत्र को मधुमक्खी पालन के लिए हमने उपयुक्त समझना चाहिए। यानी जरा फूल पौधे जरा ज़्यादा हो वोड़ा जो मधुमक्खी पालन का जो व्यवसाय है वो बहुत बढ़िया रहा है। और जो वास्तविक रूपता अगर जो दिक्कत है इसी क्षेत्रों का दुनिया में हर जगह भाई कमी तो होती जा रही है। बिल्कुल। और उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में जून तक सितंबर तक मधुमक्खियों के लिए भोजन का अभाव समय होता है जिसे डर्ड पीरियड भी कहते हैं। और ऐसे समय में मधुमक्खियाँ का भोजन की कमी का सामना करना पड़ा है। और इस तरह इसके अभाव में कृत्रिम भोजन कब किस तरह और किस समय दे इसका भी विस्तार हमने इसकी जानकारी रखनी चाहिए। विनोद भाई, जैसे आप जिक्र कर रहे हो ना भाई कृत्रिम भोजन की जरूरत क्यों है, देखो एक तो जो मधुमक्खियाँ हैं फुल्ला ते मकरंद भी लेंगी, पराग भी सारे इकट्ठी करेंगे और उसने जो है ना सारे इकट्ठा करके भाई अपने घर वो लेकर जावें। और अभाव वाला जो समय है ना जिस टाइम भाई नहीं मिलता कुछ खाने ना तो उस टाइम जो है ना इसका वो प्रयोग कर ले हैं और परिवार का जो निर्वाह है तो इसी तरह वो करेगी। क्योंकि जो मधुमक्खी पालक है टाइम टाइम पर भाई मधुमक्खी वंशों एक तो शहद निकाल दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो मधुमक्खी वंश है इनके पालने पोषण खातिर भाई शहद नहीं छोड़ दे वो, क्यों उनको जरूरी है कि एक तो देखा है आप भी देखो कई बार जो है ना शहद ज़्यादा तो ज़्यादा वो जो मधुमक्खी पाला भाई सारे का सारा डब्बे से इकट्ठा कर ले। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। जब मधुमक्खी वंशों में शहद और पराग की कमी हो जाए तो फूलों की कमी की वजह से भाई जो मधुमक्खियाँ हैं मकरंद और पराग लेकर वो जो है ना इकट्ठा नहीं कर पाएंगी। और ऐसे हालात में भाई जो रानी मधुमक्खी है या तो अंडा देना बंद कर देगी या फिर बहुत कम अंडे देगी। और इसके जो साथ ही जो प्रौढ़ मेरी मक्खियाँ है ना वो अपना जीवन काल पूरा होने से पहले मर जाएंगी और इससे जो मधुमक्खी वंश है वो भी कमजोर होगा और कमजोर होने के बाद भाई फिर वो भी मर जाए। विनोद भाई बिल्कुल। और इसी तरह जो कभी कभी जो कीटनाशक पदार्थों के जो विषैले प्रभाव है बचाने के लिए
मधुमक्खी को बंद करके ऊपर बोरियां ढक दी जाती है ताकि जहरीली दवाओं का दुष्प्रभाव ना पड़े। और इन मौन वंशों को भी हम कृत्रिम भोजन देने की आवश्यकता पड़ती है। और कृत्रिम भोजन में पराग और मकरंद के आवश्यक तत्व होने के साथ यह भी ज़रूरी है कि उस भोजन के लिए मधुमक्खी उसकी तरह आकर्षित हो। नीचे अगर जो हम बात करें तो इसमें भोजनों की जानकारी की बात करें तो इसमें एक जिस तरह चीनी की चाशनी का भोजन की बात कर रहे हैं, तो एक मधुमक्खी परिवार को कितनी चीनी की चाशनी की मात्रा की जरूरत होगी यो मधुमक्खियों की संख्या पर निर्भर करता है। फिर भी एक साधारण सी कॉलोनी की हम बात करें तो जिस तरह 400 तक 500 मिलीलीटर की जो चीनी की चाशनी है हर हफ्ता देनी चाहिए। और इसको देने के लिए 1 किलोग्राम चीनी को 1 लीटर पानी में उबालकर और ठंडा करके मोम जामे के सफ़ेद लिफाफे में डालकर ऊपर तक गांठ या फिर रबड़ बैंड लगाकर इसने लिफाफा बंद कर देवा है। और जो प्रति डिब्बा 1 लिफाफा मधुमक्खी वंशों को दिया जाता है। और लिफाफा रखने के से पहले उसमें पिन तक 3-4 सुराख कर देवा ताकि वो सुरक्षा मतलब चाशनी लेती रहे। और मधुमक्खी अपने आप इस तरह लेकर अपने छत्ते पर वह इकट्ठा कर लेगी। और चीनी की जो चाशनी है वह हमेशा हमने सांझ ने शाम के टाइम में ही देनी चाहिए। दिन में देने पर दूसरी कॉलोनी की जो मधुमक्खी वह छत्ते में घुसने का प्रयास करती है और इस तरह उसमें लूटमार शुरू हो जाती है। तो लूटमार की जो प्रक्रिया में काफ़ी कमेरी मधुमक्खी मर जाती है। जब भी कृत्रिम भोजन दे तो इसमें हमने जितनी भी कॉलोनी हो सभी को एक साथ शाम न देना चाहिए। और चाशनी बनाने में गुड़, शक्कर या फिर शीरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इनको खिलाने से मधुमक्खी को इसमें दस्त भी लग जाओ। तो ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, शाम न देना चाहिए और सही बनाकर हमने सही टांगना चाहिए। विनोद भाई देखिए, आप जिक्र कर रहे हैं कि मधुमक्खियों को जो चाशनी तो देखो देनी चाहिए, जो खाने पीने की कमी हो जाए तो जल्दी देंगे ना उसने। तो मधुमक्खी पालकों ने भी इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि जब भी इस तरह भोजन की उसका अभाव हो जाए, भी ना मिला है, तो अपने वंशों को जो कृत्रिम भोजन देना है वो एक तो मोनालिया का प्रबंध अच्छे तरीका कर लें। और कई साहब देखा है कि उसमें जो चीनी की चाशनी है ना वो मधुमक्खियों को जो है ना भोजन के रूप में हमने देनी है। एक तो इसका कारण यो है चाशनी देने का, एक तो वो जिंदा रहेंगी क्योंकि जब मधुमक्खियों को कई बार देखा है कि प्राकृतिक भोजन जिस तरह मकरंद और पराग हैं मिलता नहीं उन्होंने, जब भी उन्होंने देखा है तो जिंदा रहने खातर भाई उन्होंने खुराक दी जानी जरूरी है। जिस तरह भाई कहीं ना करें भाई मधुमक्खी का सर्वाइवल पीरियड का है जिंदा रहने वाला समय, तो ऐसे समय में केवल गर्मी और या बरसात के मौसम में ही भाई हुआ। एक तो गर्मी के मौसम में जो आजकल दिन चल रहे हैं उन्होंने मिलने का नहीं क्योंकि आजकल ना तो फूल होते इतने ज़्यादा, तो गर्मी के मौसम में उनको चाशनी देनी पड़ेगी। दूसरा है स्टिमुलेटिंग फीडिंग। और मधुस्राव होने तक पहला भाई 3-4 सप्ताह पहले देखा है कि जो मधुमक्खी हैं उनके जो शिशु पालने पोषने को एक तो प्रोत्साहन मिलेगा अगर हम इस विधि न अपनावेंगे। दूसरा, इस खुराक के कारण भाई जो रानी मधुमक्खी है ज़्यादा अंडे देना शुरू कर देगी। और इस तरह की जो खुराक तय मधुमक्खी के जो वंश हैं उनमें मकरंद और पराग इकट्ठा होने वाली जो कमेरी मधुमक्खी है ना उनकी संख्या भी बढ़ जाएगी। और इस खुराक तय कॉलोनियों का जो हौसला है ना वो बढ़ जाएगा और कमेरी माखी जो है काफ़ी जो है ना क्रियाशील होकर कार्य करने लग जाएंगी। और इस खुराक में चीनी की चाशनी की जो 40% मात्रा है वह हमने प्रयोग में लानी है। बिल्कुल, यह तो बात करी थी हमने स्टिमुलेटिंग फीडिंग की। इसी तरह मैनिपुलेटिव फीडिंग की भी बात कर लेते हैं। इसके अंदर मधुमक्खी पालन में मधुमक्खियों की जो दिनचर्या है उसमें कई ऐसे अवसर भी आते हैं जब वो काफ़ी असामान्य उत्तेजना में आ जाती है, तब उन्हें फीडिंग देकर हम सामान्य कर उसने पुनः उसके कार्य की ओर मुड़ना पड़ता है। तो यह जो खुराक है वो प्रमुख रूप से 4 अवसर पर हम दे सके हैं। पहला तो है जब मधुमक्खी कॉलोनियाँ खरीद कर नए स्थान पर हम स्थापित करें जब देनी चाहिए। इसी तरह जब वक्त छूट को पकड़कर नए बक्से में बसाया गया हो। और तीसरा, जब 2 मौन वंशों को आपस में मिलाते हैं जब मिलाया गया हो उस दौरान। और चौथा है जब बड़े पैमाने पर रानी का जो उत्पादन करवाया जाए तब भी मैनिपुलेटिव फीडिंग हम इसमें देवा है। और मैनिपुलेटिव फीडिंग में चीनी की जो चाशनी की 50% मात्रा का प्रयोग में हम इसमें लावस है। और इसी तरह जो
सनल फीडिंग भी है। जब मधुमक्खी वंशों में कोई रोग लग जाता है तब चिन्नी की चाशनी में एंटीबायोटिक, बी कॉम्प्लेक्स, फ्यूमिडल बी आदि इसमें मिलाकर हम खुराक इसमें देते हैं। और पराग पूरक भोजन की जब हम बात करें तो 3rd पीरियड में शिशु पालन हेतु पराग की इसमें ज़रूरत पड़ती है। उस टाइम पराग का जो वैकल्पिक आहार हम इसमें देते हैं। यद्यपि यो जो पराग के टाइम स्वादिष्ट तो नहीं होता, लेकिन इसमें काफ़ी हद तक जो मधुमक्खी की जैविक ज़रूरत है उसकी पूर्ति उसमें हो जाती है। विनोद भाई देखिए, इसके साथ साथ मधुमक्खियों को भाई पानी की भी जरूरत है, और मधुमक्खी के जीवन खातर पानी भी उतना जरूरी है जितना मकरंद और पराग। इसलिए ये पराग और मकरंद की भांति पानी भी ले लेती है, और इस करके जो है ना पानी वहाँ पर आपने डब्बे रखने हैं जहाँ पर पानी आसानी से मिल सके। तो हमने यह जो चर्चा करी, इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है। हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और इसी के साथ ही आज का कार्यक्रम किसान वाणी यहीं पर समाप्त होता है। भाइयों से ले इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।